वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग जो मैं आप लोगों को टारगेट दे रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। आज की स्टोरी पर भी आप लोगों के लिए मैं 300 लाइक्स का टारगेट लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरे लिसनर्स उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ, ऐसी खौफनाक कहानियाँ जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और यकीनन उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं प्रियंका नाइक। प्रियंका कहती हैं, मैं इंडिया की रहने वाली हूँ और आपके साथ हम लोगों की नेबर में एक फैमिली रहती है। वो हस्बैंड वाइफ है, साथ उनके 4 बच्चे रहते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग वो जो हम लोगों की नेबर हैं, यंग हैं, उनको भाभी कहकर बुलाते हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, भैया और भाभी दोनों की लड़ाई होगी किसी बात पर। तो भाभी नाराज़ होकर, रात का टाइम था, तकरीबन 1:45 बजे का टाइम था, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, गुस्से से वो अपने टेरेस पर चली गई। उनका और हमारा घर बिल्कुल साथ साथ है और हम लोगों का और उनका घर काफ़ी ज़्यादा, यानी जो टेरेस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। उससे सराउंडिंग में ऑलमोस्ट सारा एरिया बहुत ज़्यादा क्लियरली देखा जा सकता है। हम लोगों के और उनके घर की बैक साइड पर एक पुराना गवर्नमेंट स्कूल है जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है। भाभी कहती है, जैसे ही मैं गुस्से में थी तो मैं छत पर जाकर बैठ गई और वैसे ही मैं चलने फिरने लग गई। चलती चलती मैं उस दीवार की तरफ गई जिसकी बैक साइड से वो स्कूल नज़र आता था। ना चाहते हुए भी मैं स्कूल की तरफ देखने लग गई। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, उनकी रोशनी में स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी और हम लोगों के घर का छत जैसे कि काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था, तो स्कूल बिल्कुल सारा स्कूल मेरे सामने क्लियर था। एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो मैं क्या देखती हूँ, जैसे स्कूल के छत के ऊपर कोई चल फिर रहा था। स्कूल की दीवार के ऊपर मुझे कोई चलता हुआ महसूस हुआ। मैं और गौर से देखने लगी कि ये स्कूल तो इतने सालों से बंद है, यहाँ पर कौन हो सकता है, वो भी इतनी रात को। मेरे देखते ही देखते वो जो कोई भी स्कूल की दीवार के ऊपर चल रहा था वो बिल्कुल चलते चलते फ्रंट पर आ गया और जब मैंने उसको रोशनी में देखा तो एक छोटा सा बच्चा था और उसने बाकायदा मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी थी और कुछ खौफज़दा भी हुई कि इतनी रात को ये बच्चा स्कूल की छत के ऊपर क्या कर रहा है। तभी उसने एकदम से मेरे देखते ही देखते स्कूल के सहन की तरफ छलांग लगा दी। मैंने चीखना शुरू कर दिया। मैं उसको रोक रही थी कि वो ऐसा ना करे। मेरी चीखों पुकार सुनकर मेरे हस्बैंड फ़ौरन से ऊपर आ गए। जब उन्होंने देखा तो मैं उसी स्कूल की तरफ इशारे कर रही थी और उनको मैं ये बता रही थी कि अभी मेरे सामने यहाँ से एक बच्चे ने नीचे छलांग लगा दी है और मैं उसको रोक भी रही थी, जिस पर उनका ये कहना था कि अभी आप नीचे चलें। वो मुझे नीचे लेकर आए, पानी पिलाया। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी कि ये मैंने क्या मंजर देखा है। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। उस टाइम तो मैं सो गई, लेकिन जब अगली सुबह मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखती हूँ कि मुझे जगह जगह पर वही बच्चा दिखाई दे रहा है। कभी घर के किसी कोने में नज़र आता है, कभी घर के किसी कोने में, और मुझे बार बार ये कहता है और बार बार ये कहता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। मैं आपके सामने स्कूल की उस दीवार से नीचे कूद रहा था और आपने ना तो मेरी मदद की और ना ही मुझे बचाया। आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब वो जो भाभी थी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई। उनको वो हर जगह पर नज़र आता था। अगर वो अकेली किचन में काम कर रही होती थी तो उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता था और यही बातें बार बार करता था। उनके हस्बैंड ने जब देखा कि ये काम तो बढ़ता ही जा रहा है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई, तो फिर वो अपनी मिसिस को लेकर एक अल्लाह वाले के पास गए। जब उन्होंने उन पर दम वगैरह किया, हिसाब लगाया, तो उनका ये कहना था कि वो जो स्कूल है वो आसेफ ज़दा स्कूल है और वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात के ख़ानदान आबाद हैं। बंद रहने से वो स्कूल बहुत ज़्यादा आसेफ ज़दा हो चुका है। रात का टाइम था, जिन्नात आज़ाद थे और ये अकेली छत पर थी। उस वक्त वो वहाँ पर खेल रहे थे। तो जब इन्होंने उसकी तरफ देखना शुरू किया तो उसने अपना आप इन पर ज़ाहिर कर दिया और जानबूझकर इनके सामने नीचे कूद गया। फिर उन्होंने कुछ तावीज़ वगैरह दिए
और कहा कि इन तावीज़ों को पीना भी है और गले में भी तावीज़ डालने हैं। फिर उन्होंने अपने गले में वो तावीज़ डाल लिए। उसके बाद वो बच्चा उनको नहीं दिखाई देता था। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक होने लगी। जब वो हम लोगों के घर आई तो उन्होंने आकर ये सारी कहानी हम लोगों को बताई। वो स्कूल आज भी बंद है, वीरान है, वहाँ पर कोई भी नहीं पढ़ सकता। बहुत साल पहले ही उस स्कूल को बंद कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पर बच्चों के साथ अजीबोगरीब वाक़यात होते थे। ये हम लोगों के इलाके की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका नायक आपका। जिससे जो जगह आसिफ़ज़दा होती है वहाँ पर जिन्नात रात के टाइम घूमते फिरते हैं, अपना आप ज़ाहिर करते हैं। वहाँ से आवाज़ें आना, वहाँ से रोशनियाँ दिखाई देना, वहाँ पर आहट होना, ये एक मामूली सी बात है। जो भी इंसान किसी आसिफ़ज़दा जगह पर, किसी आसिफ़ज़दा बिल्डिंग में देर रात के जाता है या देखता है तो वो जिन्नात अपना आप उस पर ज़रूर ज़ाहिर करते हैं। कोशिश किया करें किसी भी बंद बिल्डिंग के पास रात के टाइम मत रुका करें और ना ही उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ करें। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सलीका शेयर कर रही हैं हैदराबाद से। सलीका कहती हैं, आज आपके साथ अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मैं 10th क्लास में पढ़ती थी। हम लोगों के पंजाब से मेहमान आए हुए थे। जब हम लोगों के मेहमान वापस गए तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं ज़मीन पर बैठी और वहीं पर मैं लेट गई एक जगह पर और मेरी आंख लग गई। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बेड पर जाकर लेट सकूं। तभी थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से मेरे पैरों की तरफ कोई बैठा है, यानी मेरे पाँव के ऊपर मुझे कुछ चुभता हुआ महसूस हो रहा था। जैसे ही मैंने आँख खोली तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे पैरों की तरफ एक औरत बैठी हुई है। उसका बहुत ज़्यादा स्याह कलर था, काले रंग का ही उसने लिबास पहना हुआ था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर था और वो मेरे पैरों के ऊपर इस तरह से उसको लगा रही थी जैसे अभी मेरे पाँव काट देगी। जब मैंने उसे देखा मैं इतनी ज़्यादा खौफज़दा हुई। उसका खौफ मेरे ऊपर इस हद तक तारी हो चुका था कि मैं चीखना चाहती थी, मुझसे चीखा नहीं जा रहा था, मेरे से बोला नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहाँ से उठ सकूँ। पता नहीं जैसे कैसे करके मैंने बेड के ऊपर से वो ब्लैंकेट खींचा और अपने ऊपर कर लिया। उसने ब्लैंकेट के ऊपर इतना वज़न डाल दिया कि मुझे ऐसे लग रहा था मेरा सांस रुक जाएगा। मुझे कुरान पाक की जितनी भी आयत आती थी मैंने वो दिल ही दिल में पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से मदद मांगने लग गई कि ये जो भी मखलूक है मुझे नुकसान ना पहुँचाए। तभी वो जो मेरे ऊपर दबाव डाल रही थी, इतना वज़न डाल रही थी, वो चीज़ हट गई और एकदम से ऐसा लगा कि वो गायब हो गई है। मैं डरती हुई वहाँ से उठी। बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी मेरी। मैंने सब घर वालों को ये बात बताई। मैं रो रही थी खौफ के मारे। सब घर वालों ने मुझे ये कहा कि शायद तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इसलिए तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा होगा। लेकिन मैंने अपनी आंखों से उस औरत को, उसके भयानक चेहरे को देखा था। वो मेरे बहुत ज़्यादा करीब बैठी हुई थी। उसके बाद कभी भी वो औरत मुझे दोबारा नज़र नहीं आई। लेकिन मेरे साथ जो हादसा हुआ था उसको मैं कभी भी नहीं भुला सकती। ये मेरी अपनी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सलीका आपका। लिसनर्स, जब भी इंसान किसी ऐसी जगह पर लेटा हो जो कि गुज़रने का रास्ता हो, जैसे दरवाज़े के दरमियान में या बिल्कुल इस जगह पर जहाँ से हम लोग ख़ुद गुज़रते हों, गुज़रगाह हो, वहाँ पर कभी भी नहीं लेटना चाहिए। चाहे बहुत ज़्यादा मेहमान भी हों, आप लोगों का जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से हुआ हो, लेकिन फिर भी उस जगह को छोड़ दिया करें। बाज़ औक़ात इंसान जिन्नात के, गैर मरी मखलूक़ात की गुज़रगाह के दरमियान में लेट जाते हैं तो फिर वो उनको वहाँ से हटाने के लिए अपना आप ज़ाहिर करते हैं, उनको इसी तरह से डराते हैं। इस चीज़ का ख्याल ख़ुद रखा करें। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी सीमा शेयर कर रही है। सीमा सुहेल इंडिया से। सीमा कहती हैं कि हम लोगों के घर में जब तसलसल से ये वाक़यात होने लग गए, ऊपर वाले पोर्शन में जहाँ पर मेरी ताई अम्मा रहती थी, वहाँ पर अक्सर कुछ ना कुछ होता ही रहता था। तो जब सब घर वालों ने किसी आमिल साहब को बुलाकर हिसाब लगवाया घर का, तो उनका ये कहना था कि इस घर में एक सरकटे का बसेरा है, लेकिन वो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा अगर आप लोग उसको तंग नहीं करेंगे। अक्सर एक सरकटा घर की औरतों को नज़र आता था, लेकिन वो किसी के पास नहीं आता था, गायब हो जाता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी अम्मी, मेरी ताई अम्मा, ये सब लोग जितनी भी ख़वातीन थी
ताया अबू के पोर्शन पर ही बैठे हुए थे, उनके कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी ताया अबू बाहर से आए, बहुत गुस्से से थे और आकर ऊंचा ऊंचा कहने लगे कि हम लोगों के घर में ये जिस सर कटे आसेब जन्नात का बसेरा है, इसने हमारा जीना मुहाल कर दिया है। हम लोगों के घर में इसने बहुत ज़्यादा परेशानी फैलाई हुई है, हम लोगों को इसने बीमारियाँ दे रखी हैं, ये हम लोगों की जान क्यों नहीं छोड़ता। सब ख़वातीन ने ये कहा कि ऐसा मत कहें, ये जिन्नात आस पास ही मौजूद होते हैं और अगर इनके ख़िलाफ़ कोई भी लफ्ज़ बोला जाए तो ये नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। ताया अबू को और गुस्सा आया, वो और ऊंची ऊंची उसको गालियां देने लग गए और ये कह रहे थे कि मैं नहीं डरता, मेरे सामने आए, मैं किसी से नहीं डरता, इसने हमें जितना नुकसान पहुँचाया हुआ है, ये हम लोगों की जान क्यों नहीं छोड़ता। तभी एकदम से ऐसा लगा जैसे ताया अबू का गला किसी ने पकड़ लिया है। उनकी आंखें इस तरह से बाहर निकली हुई महसूस हो रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया है और उनका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था, पूरा चेहरा उनका टेढ़ा सा होने लग गया। सब बहुत ज़्यादा डर गए, उनकी मिसेस भी ऊंचा ऊंचा रोने लग गई। सब औरतों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब हम लोग सारे शोर मचा रहे थे तो नीचे वाले पोर्शन से मेरे बाबा, दादी अम्मा सब ऊपर आ गए और उन्होंने आकर ये कहा कि तुम्हें ये ऐसी हरकत करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, जो तुम ऐसी मखलूक को ललकार रहे थे जो तुम्हारे सामने नहीं आती, जिसने तुम्हें अपना आप जाहिर भी नहीं किया और तुम उसको ये बातें कर रहे थे, उसी ने तुम्हें पकड़ा हुआ है। बहुत कोशिश की लेकिन वो उनकी जान नहीं छोड़ी थी, उसने उनका गला ही पकड़ लिया था। फिर हम लोगों के घर में एक आमिल का दम किया हुआ पानी पड़ा हुआ था। दादी अम्मा जल्दी से गई और वो पानी लेकर आई। ताया अबू के मुंह में थोड़ा सा पानी डाला और उनके चेहरे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से छींटे मारे, तब जाकर कुछ उनकी हालत ठीक होना शुरू हुई। तो फिर दादी अम्मा ने उन्हें ये समझाया कि दोबारा इस मखलूक के बारे में कभी भी कोई ऐसा लफ्ज़ मत बोलना, ये अपने बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं सुनते। तभी नीचे वाले पोर्शन से भागती हुई हम लोगों की पुप्पो की बेटी ऊपर आई और आकर ये कहती है कि मुझे अभी उसकी आवाज़ आई है और वो बार बार ये कह रहा है कि मैं इसको जान से मार दूंगा, इसने मेरे बारे में जो बातें की है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर ताया अबू को लेकर एक आमिल साहब के पास गए, उन्होंने तावीज़ दिया और समझाया कि इस मखलूक के बारे में कोई भी गलत बात ना कहें, आपके घर में उसका बसेरा है और अगर आप इस तरह से उसको ये बातें कहेंगे तो वो आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ, घर में कोई भी नहीं था, दादी अम्मा के पोर्शन में कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी पुप्पो की बेटी थी। हम लोग अपने पोर्शन में थे और दादा अबू और दादी अम्मा जो थे वो लोग घर से बाहर गए हुए थे। तभी मेरी पुप्पो की बेटी जो थी, शाइस्ता उनका नाम था, उन्होंने मुझे आवाज़ दी और ये कहा कि सीमा सीमा आप भी ऊपर आ जाए मेरे पास, मैं अकेली हूँ। मैं अपने पोर्शन से उठ के ऊपर चली गई। वो मुझे ये कहने लगी कि चलो कुछ बना कर खाते हैं। तभी उसने मुझे ये कहा कि हम दोनों हलवा बनाकर खाती हैं। मैंने उसे ये कहा ठीक है, मैं तुम्हें अभी हलवा बना कर देती हूँ। हम लोग किचन में चली गई। उन लोगों के पोर्शन में हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। अभी हम लोग किचन में खड़ी होकर हलवा ही बना रही थी, तभी हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वॉशरूम को कोई यूज़ कर रहा है। वॉशरूम में बार बार पानी चलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे बार बार कोई शॉवर को खोलता है। हम लोग बड़ी हैरान हुई। हम लोगों ने ऊपर वाले पोर्शन से ही सहन में जो हम लोगों की नीचे देखने वाली जगह थी जहाँ पर ग्रिल्स लगी हुई थी, वहाँ से आवाज़ें दी और मैंने अम्मी को बुलाकर ये कहा, अम्मी हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में बिल्कुल अकेले हैं, इसके बावजूद यहाँ के बाथरूम में से आवाज़ें आ रही हैं जैसे पानी चल रहा है। मेरी आवाज़ अब्बू ने सुन ली, वो फ़ौरन से ऊपर आए। जैसे ही उन्होंने जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला, वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन शावर इस तरह से चल रहा था जैसे वहाँ पर कोई नहा रहा है। तो मेरे अब्बू ने ये कहा, तुम दोनों लड़कियाँ जल्दी से नीचे चलो, यहाँ पर अकेले रुकने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब्बू ने दादा अब्बू लोगों के पोर्शन को ताला लगा दिया और ख़ुद हम लोगों को लेकर नीचे आ गए। जब दादी अम्मा लोग घर वापस आए तो उनको सारी बात बताई, जिस पर दादी अम्मा का ये कहना था कि शायद ये लोग अकेली थी तो इसलिए उस जन्नात ने अपना आप ज़ाहिर किया है, लेकिन जब हम लोग सब इकट्ठे होते हैं तो तब इस तरह का कुछ भी नहीं होता। ये हम लोगों के अपने घर की स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सीमा आपका। लिसनर्स, जिस घर में जिन्नात होते हैं, जहाँ पर जिन्नात अपना आप ज़ाहिर करते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी साहिब इल्म हस्ती ये कह देती है कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है, फिर वहाँ पर उनके अगेंस्ट अगर कोई बात की जाए जो उनको पसंद ना आए तो वो इंसान को डराने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से वो इंसान पर अपना आप ज़ाहिर करते हैं कि हम जब तुम्हारे सामने नहीं आ रहे या तुम्हें उस तरह से नहीं डरा रहे
तो हमारे ख़िलाफ़ बातें क्यों कर रहे हो। इसलिए कहा जाता है कि रात के टाइम ज़्यादा इन चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहिए। जहाँ पर गैदरिंग में आप लोग बैठकर बातें कर रहे हो, कभी कभार ये मखलूक आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और अपना आप ज़ाहिर भी कर देते हैं। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी गज़ाला शेयर कर रही है। गज़ाला कहती है, मैं कोट मोमिन की रहने वाली हूँ और आपके साथ अपनी सिस्टर की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 9 साल पहले की बात है। तो मेरी सिस्टर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा डर गई थी। हम लोग अपने गांव के डेरे पर गई हुई थी, दोपहर का टाइम था। तो वहाँ पर उसको एक बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली कोई मखलूक नजर आई थी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और मेरी सिस्टर को अक्सर दौरे पड़ने लग गए थे। यहाँ तक कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। उसको चाँद की मखसूस तारीख़ों पर वही डरावने चेहरे वाली मखलूक कभी औरत के रूप में तो कभी मर्द के रूप में नज़र आती थी। जिस टाइम वो मखलूक उसके सामने आती थी, उसको दौरा पड़ जाता था। वो ऊंचा ऊंचा चीखने लग जाती थी और फिर एक ही कोने में मुसलसल देखती रहती थी। ना कुछ बोलती थी, ना ही हिलती जुलती थी। बस उसकी आंखों में से इस तरह से पानी बहता रहता था जैसे वो रो रही है। ये हालत उसकी तकरीबन 10-15 मिनट रहती थी और फिर वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाया करती थी। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दम दरूद भी करवाए, लेकिन उस पर थोड़ी देर असर रहता था, कुछ दिन असर रहता था और फिर वही हालत हो जाती थी। फिर हम लोगों को किसी ने एक सैयद साहब का बताया। हम उसको रावलपिंडी लेकर गए। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तावीज़ लेकर आए। उन्होंने वो जो जिन्नात उसके पीछे लगे हुए थे, जिस जिन्नात ने उसको जकड़ा हुआ था, उसके बारे में काफ़ी मालूमात दी, उनके नाम तक बताए। लेकिन हम लोगों को साथ ये भी ख़बरदार किया कि उनका ज़िक्र नहीं करना। 2 तावीज़ दिए, एक मेरी बहन के बालों में लगाने के लिए और एक उसके बिस्तर में लगाने के लिए। जब हम लोगों ने उसके बालों में और उसके बिस्तर में तावीज़ लगाया, पहली रात की बात है, सर्दी का मौसम था। हम लोग अपने कमरे में सो रहे थे। मेरा, अम्मी का और मेरी बहन का एक कमरा था। बाकी मेरे भाई जो थे वो ड्राइंग रूम में सोते थे और अब्बू का अलग कमरा था। हम लोगों का घर बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ था जैसे गांव के टिपिकल घर होते हैं। तकरीबन आधी रात का टाइम हुआ तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे हम लोगों के सहन में कोई रो रहा है। किसी औरत के रोने की आवाज़ें आ रही थी। हम लोगों की जब आँख खुली, हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए कि ये रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। हम लोगों ने फ़ौरन से अपनी बहन की तरफ देखा तो वो अपने बिस्तर पर सोई हुई थी और वो रोने की आवाज़ें जो थी वो हम लोगों के सहन से आ रही थी। जब हम लोगों ने उस रोने की वो जो आवाज़ें आ रही थी उस पर गौर किया तो वो बिल्कुल हम लोगों के कमरे के पास से आने लग गई। यानी हम लोगों के कमरे के दरवाजे के बाहर से आवाज़ें आ रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई। हैरत की बात ये थी, अम्मी भी जाग रही थी, मैं भी जाग रही थी, लेकिन मेरी सिस्टर बहुत गहरी नींद में सो रही थी। अब अम्मी को मैंने ये कहा कि बाहर पता नहीं क्या मखलूक है। अम्मी ने ये कहा कि उसको नहीं देखना, वो जो कोई भी मखलूक है उस पर गौर भी नहीं करना, आयतल कुर्सी पढ़ो। जब हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो थोड़ी देर के जैसे ही हम लोगों ने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो थोड़ी देर के बाद वो रोने की आवाज़ें आना बंद हो गई। अब हम लोग समझ गए थे कि ये वही जिन्नात हैं जो हम लोगों की बहन के पीछे हैं। जब सुबह हुई तो अम्मी ने ये बात अब्बू को बताई। अब्बू ने फ़ौरन से उन पीर साहब से रब्ता किया। उनका ये कहना था कि वो बच्ची के सामने नहीं आ सक रहे थे, इसलिए वो रो रहे थे कि किसी तरह से ये वो तावीज़ निकाल दे। आप लोगों ने तावीज़ की बहुत हिफाजत करनी है। 3 दिन वो मखलूक इसी तरह से इस तक पहुँचने की कोशिश करेगी। इसको अकेले भी नहीं सोने देना। अगली रात की बात है, हम लोग वैसे ही अपने कमरे में सो रहे थे। तकरीबन रात 2-2:30 बजे का टाइम हुआ तो हम लोगों के सहन में से बहुत ऊंची ऊंची चीखों की आवाज़ें आने लगी और वो आवाज़ें जो थी मेरे अब्बू की थी। अब अब्बू की आवाज़ें जब हम लोगों ने सुनी, हम लोग फ़ौरन बाहर भागे तो अब्बू ज़मीन पर गिरे हुए थे। हम लोगों ने अब्बू को जब उठाया तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो थर-थर काँप रहे थे। बड़ी मुश्किल के साथ मेरे भाइयों ने और हम लोगों ने अब्बू को उठाकर उनके कमरे में किया। अब्बू भी बेहोश हो गए। उधर मेरी बहन सो रही थी, उसको भी अकेले नहीं छोड़ना था। जैसे ही मैं भागती हुई अपनी बहन के पास गई, थोड़ी देर के बाद अब्बू को भी होश आ गया। अब्बू भी उसी कमरे में आ गए और हम लोगों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब्बू बहुत डरे हुए थे। हमने पूछा, अब्बू आपको क्या हुआ था? तो वो ये कह रहे थे, मैं अपने कमरे में आराम से सोया हुआ था तो एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला तो मैं क्या देखता हूँ कि तुम लोगों की अम्मी आई हैं और आकर मुझे ये कहती हैं कि बहुत सख्त तबीयत ख़राब है। मेरी बहन का नाम रज़िया है, रज़िया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप जल्दी से आएँ। अब्बू ने जब ये बात सुनी तो अब्बू फ़ौरन से बाहर निकले।
जब अब्बू बाहर निकले तब भी अम्मी उनके साथ ही पीछे खड़ी हुई थी। तो वो क्या देखते हैं कि मेरी बहन सहन की सीढ़ियों में बैठकर रो रही है। अब्बू बहुत ज़्यादा हैरान हुए और उसके पास गए और जाकर कहते हैं, बेटा यहाँ पर बैठकर क्यों रो रही हो। उसने अब्बू की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आराम से छत के ऊपर चढ़ गई। अब्बू ने जब देखा इतनी रात का टाइम है, ये छत के ऊपर क्यों गई है, हमें तो पीर साहब ने कहा इसकी हिफाजत करनी है। तभी अब्बू फ़ौरन से उसके पीछे ऊपर गए और जब ऊपर जाकर देखा तो वो छत पर नहीं थी। अब्बू उसको आवाज़ें दे रहे थे। जैसे ही अब्बू ने नीचे झांक कर देखा तो वो मेरी बहन के रूप में बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाली मखलूक जो थी, एक सहन में खड़ी थी और एक अब्बू के पीछे। अब्बू कहते हैं, जब मैंने पीछे पलट कर देखा, एक मेरे पीछे खड़ी हुई थी और एक नीचे सहन में खड़ी हुई रो रही थी। अब्बू कहते हैं, जैसे कैसे करके मैं नीचे भागा हूँ, मैं वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया कि मैंने अपनी बेटी के रूप में ये दो मखलूक देख ली हैं। अब्बू ने ये कहा कि हमें इसकी बहुत हिफाजत करनी होगी। 3 दिन लगातार हम लोगों के साथ ऐसे ही काम होते रहे। पहले दिन वो हम लोगों के कमरे के पास आई, दूसरे दिन अब्बू के कमरे के पास गई और तीसरे दिन मेरे भाइयों के पास गई। लेकिन अब जो मेरे भाई थे वो जानते थे कि ये कोई ना कोई काम हम लोगों के साथ भी होगा। भाई कहते हैं कि हम लोग सोए हुए थे तो हम लोगों का ड्राइंग रूम का जो दरवाज़ा है वो बाहर की तरफ से कोई खटखटा रहा था और हम लोगों की बहन की आवाज़ में बार बार ये कह रहे थे, भाई दरवाज़ा खोलो, भाई दरवाज़ा खोलो, देखो मैं बाहर हूँ। लेकिन हम लोगों ने इसकी किसी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। 3 दिन जैसे कैसे हम लोगों ने हिफाजत से निकाल लिए। उसके बाद जो मेरी बहन थी वो ज़्यादातर जब उसको वो तावीज़ लगाए थे उसके सर में और बिस्तर में, वो ठीक रहती थी। मगरिब के बाद वो बहुत जल्दी सो जाया करती थी। अब उसकी तबीयत ठीक होने लग गई थी। तकरीबन जब 11 दिन गुजरे तो वो ये कहती थी कि अब मुझे वो मखलूक नज़र नहीं आती, ना ही मेरे जिस्म पर उसका अब कोई असर होता है। ख्वाब में कभी कभी मुझे डराती है और ये कहती है कि ये तावीज़ निकाल दो, लेकिन उसने वो तावीज़ नहीं निकाले थे। फिर हम लोगों ने उन्हीं सैयद साहब से उसका इलाज करवाया। तकरीबन 5-6 माह उसका इलाज चलता रहा। उसके बाद मेरी बहन अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन उसके लिए कुछ परहेज़ बताई थी उन पीर साहब ने कि बिल्कुल भी अकेले किसी वीरान जगह पर नहीं जाना और ना ही मगरिब के बाद अपने घर की छत पर जाना है। फिर 2 साल के बाद उसकी शादी हो गई और अल्लाह का शुक्र है अब वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक है। ये मेरी बहन की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया गज़ाला आपका। अल्लाह आपकी बहन को सेहत तंदुरुस्ती अता करें और ऐसे जो भी लोग ऐसे मामलात में मुब्तला हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinwirk57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। लिसनर्स, कल नौशीन वॉइस ऑफिशियल में मेरा व्लॉग आएगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपना ऑनलाइन शॉपिंग पेज शेयर करूँगी। मैं गर्ल्स स्टफ़ पर एक पेज बना रही हूँ जिसमें समर कलेक्शन होगी, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होंगी। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं उसको ज़रूर विज़िट करें और मेरे उस पेज को भी आप लोग लाजमी ज्वाइन भी करें और सपोर्ट भी करें। इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। कल आप लोगों को व्लॉग में भी कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगी जिनसे अभी मैंने इनिशियली स्टार्ट लिया है। ऑनलाइन बिज़नेस पेज बना रही हूँ मैं। फ़ेसबुक पर मेरा वो पेज है और वो मैंने पोस्ट कम्युनिटी टैब में भी मैंने क्रिएट की है। उसको जाकर ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें। इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें पसंद आएंगी। नीलम वॉइस ऑफिशियल को भी जाकर सब्सक्राइब करें, मेरी सिस्टर का चैनल है। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। और मेरा जो ऑनलाइन शॉपिंग पेज है उसका जो नेम है वो है विर्क कलेक्शन। उसको ज़रूर जाकर आप लोगों ने ज्वाइन करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आज की जो स्टोरी है इसके ऊपर आप लोगों का जो लाइक्स टारगेट है वो 300 है और इंशाल्लाह वो ज़रूर कंप्लीट होगा। बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।